हेलो 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 हेलो। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या हाल चाल, क्या हाल है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो आ जाने दो एक बार सभी बच्चों को। मुझे ये बताओ, पोल कराऊंगा मैं, तैयार रहें। आपको पता है कि मैं क्या पूछने वाला हूं? हाँ, सबको पता है मैं क्या पूछने वाला हूं। कितने जने हैं जिन्होंने पीवाईक्यू ट्राई करे हैं भाई? कितने जने हैं जिन्होंने पीवाईक्यू ट्राई करे हैं यूनिट डायमेंशन के मेरे भाई? उसके बाद हम बहुत सारी बात भी करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत भी करेंगे। ये भी बताएंगे कि पीवाईक्यू का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा कि नहीं कराऊंगा, ये सस्पेंस है मित्र। जिन जिन ने पीवाईक्यू ट्राई करे हैं मेरे भाई, वो थम्स अप करेंगे, और जिन्होंने नहीं करे वो थम्स डाउन करेंगे। उनको कसम है, बिना कसम के बात नहीं होगी, क्योंकि कसम है तुझे, कसम की कसम है, कसम से कसम को मिला दे दोस्त। जो भी है भाई मुझे नहीं पता, पर आपको ईमानदारी के साथ इस पोल में पार्टिसिपेट करना है भाई। मैंने ये नहीं कहा कि आपने भाई साहब आंसर लाना है। आपने ट्राई करे हैं तो आपको थम्स अप करना है, नहीं करे तो थम्स डाउन करना है। 45 सेकंड का पोल है, करें। उसके बाद कुछ बातें जो मुझे आपके लिए करनी है भाई, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जितने भी करे हैं, मुझे पता है कि अबे बे बहुत सारे बच्चों ने नहीं करे होंगे, और जब तक आप पीवाई क्यू खुद से नहीं करोगे, कराने का मजा भी नहीं आएगा भाई। तो फिर आप पीवाई क्यू नहीं कराओगे, मैंने कहा वो आपका बेकलौक है भाई। एक बार पोल का रिजल्ट आने दो ताकि फिर मैं आगे की बातें कंटिन्यू करूं। नीट के पीवाई क्यू अगर आपने करे होंगे ना जेई के करने के बाद, पानी जैसे हो रहे होंगे। खट 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 खट। अरे हाँ कि ना? अगर आपने नीट के पीवाईक्यू करे हैं तो नीट के पीवाईक्यू तो भाई साहब आपसे ऐसे हो रहे होंगे, खट 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 खट। जेई के पीवाईक्यू करने के बाद रिजल्ट शो करते हैं भाई। 38% लोगों ने ही ट्राई करे हैं। आज भी रेशियो वैसा ही है, पर कोई बात नहीं भाई। सुने, अब इनको गरियाया नहीं जाएगा भाई, है ना? कहते हैं ज्यादा सुनाने से बेटा शर्म मर जाती है कि सर, फिर शर्म आना बंद हो जाता है। सुनो दोस्त, जिस प्रकार से हमने पेपर का सॉल्यूशन किया शाम के टाइम पर, वैसे ही हो सकता है कि आज फ्राइडे है, कल सॉरी आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, हो सकता है कल शाम को हम पीवाईक्यू सॉल्यूशन की क्लास ले रहे हो। तैयार रहना दोस्त, ठीक है? आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जितने भी पीवाईक्यू मैंने करवाए हैं आपको दिए, सारों के सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा और लाइव क्लास में कराऊंगा। ये बात सबको क्लियर है? पर मुझे लगता है कि आपको अब एक सफिशिएंट टाइम आज का भी मिल जाएगा। अभी क्या है, नया चैप्टर शुरुआत है, तो आज तो इसके डीपीपी भी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि डीपीपी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत बेसिक चीजें हम सीखेंगे। जो पढ़ाऊंगा वो क्लास में याद हो जाएगा, तो होमवर्क इस वाले चैप्टर का रहेगा नहीं। आज भी आपका होमवर्क क्या रहेगा, जेई और नीट के पीवाईक्यू आपको करने होंगे। क्लियर? हाँ या ना? सफिशिएंट टाइम आपको मिल गया है, मतलब आज में आप नीट के भी पीवाईक्यू सारे कर लेना भाई। नीट के भी पीवाईक्यू सारे कर लेना बेटा। जेई एडवांस के जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन थे मेरे भाई, मेरी बात सुन, इस चैप्टर से एडवांस से रेलेवेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको जेई मेंस वाले क्वेश्चंस में मिल चुके हैं। उनमें जेई मेंस लिखा हुआ है, जेई एडवांस के कुछ पार्ट है वो तुझे नहीं पता है भाई। अभी जो विमा के बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना, वो जेई एडवांस के बड़े क्वेश्चन के छोटे पार्ट हैं भाई, जो हमारे लिए रेलेवेंट है। अब मेरी बात सुन, तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी बात तो सुन।
मैं सुबह बैठ के यही काम कर रहा था। क्लास नोट्स के अंदर हमने 190 प्लस क्वेश्चन करे हैं, जिसमें आपके जेई के पीवाईक्यू भी आ गए, नीट पीवाईक्यू भी आ गए। सुन ले बेटा, चाहे तो गिन लेना भाई, इससे ज्यादा ही निकलेंगे, कम नहीं निकलेंगे बेटा। जेई और नीट के पीवाईक्यू भी कम से कम बात करूं तो 60 अगर जेई के हैं तो 50 से क्वेश्चन नीट के भी होंगे। लगभग 110 के आसपास क्वेश्चन हमने जेई नीट के पीवाईक्यू करे। चाहे तो गिन लेना भाई, मैंने कम ही बोला है, ज्यादा नहीं बोला है कि साहब ज्यादा बता दिया सर आपने। मैंने गिन के भी उनमें से कम ही बताया। डीपीपी के भी अगर बात करूं तो 180 प्लस क्वेश्चन के आसपास हमने डीपीपी में दिए हैं। ये डीपीपी के क्वेश्चन है भाई। और सुन, 45 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, टेस्ट हो गया एक, इसका टेस्ट क्वेश्चन एक टेस्ट हो गया ना भाई। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। 2 हो गए टेस्ट। तो वैसे टेस्ट में हम पर्टिकुलर चैप्टर को कनेक्ट नहीं करेंगे। टेस्ट में क्या होता है कि 2-4 चैप्टर से आता है। अभी हमारे बेसिक मैथ्स भी आए तो उसके भी एड है। लगभग 400 क्वेश्चन ही मैं मान के चल रहा हूं भाई। कितने मान के चल रहा हूं? 400 क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। 2 टेस्ट हो गए वैसे तो। अब टेस्ट में कहां से क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्ट सिर्फ 2 ही नहीं है, टेस्ट अभी बहुत सारे होंगे। उनके क्वेश्चन को जोड़ेंगे। मान लें कि पूरे साल भर में 30 टेस्ट भी हुए टॉपिक वाइज, तब भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। 4 × 3 1200 क्वेश्चन। इन टोटल को मैं मान के चलता हूं ये 400 क्वेश्चन, 400 प्लस या 400 ही मान ले भाई, जोड़ेगा ज्यादा निकलेंगे, मैं तो 400 ही मान रहा हूं, 400 क्वेश्चन। अब इसका और टेस्ट होगा, उसमें भी क्वेश्चन आएगा। भी रैंक बूस्टर टेस्ट है आपका 12 जुलाई को, उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। अब सुन, त्रुटि के प्रकार का थ्योरी बच रहा है, ठीक है, इसके क्वेश्चन कराऊंगा तब त्रुटि के प्रकार का थ्योरी आपको सिखा दूंगा, टेंशन मत ले भाई। उसकी थ्योरी नहीं लिखवाई थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुन, मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना भाई। खजाना लॉक हो गया है, मैंने इस बारे में बात कर ली है। कल ही एक कन्या या बालक का कोई मेरे पास मैसेज था भाई, तो मैंने उसका मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और बोल भी दिया है कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, खजाना उनका लॉक हो गया है, इन्फिनिटी खरीदा है तो कोई टेक्निकल इश्यू होगा। अब सुन मेरे भाई, सुन ले, अरे सुन तो ले भाई। अब आपसे जो भी दिक्कत आ रही है पहले उस पर बात करेंगे हम। मान लो कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, क्या 400 क्वेश्चन इनफ है? हाँ या ना, पहले तो ये बताओ। आपको क्या लगता है, क्या एक चैप्टर से 400 से 500 क्वेश्चन बहुत हैं? कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ये कम नहीं है। अब इन 400 क्वेश्चन को अंत तक रिवीजन करते रहना। अब 400 क्वेश्चन का अंत तक रिवीजन कैसे होगा सर? भाई आज तो मान ले जिस बच्चे ने 400 क्वेश्चन कर लिए, उसको लग रहा होगा ये चैप्टर मेरा टॉप क्लास हो गया है। आज के 2 महीने के बाद वो भूलेगा, कुछ कुछ चीजें भूलेगा, कुछ कंसेप्ट भूल जाएगा। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, हाँ कि ना? आज के 4 महीने बाद वो इसकी हो सकता है आधी चीजें भूल जाए। उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा मेरे भाई, क्या रीजन होगा? रिवीजन नहीं करना। मान ले तूने कहा कि सब 400 क्वेश्चन इनफ नहीं है। अरे बात सुन ले पहले यार, अब बात सुन ले मेरी, नहीं तो रोएगा फिर पूरे साल भर। सिर्फ 3 सब्जेक्ट के पीछे, छोटे सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं देता। रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट कैसे देना है, इन बातों पे कोई चर्चा ही नहीं करता। तुझे बहुत कुछ आते हुए भी टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तुझे लगता हो कि सर नहीं, मुझे तो 1000 क्वेश्चन करने एक चैप्टर पे, पर उन 1000 क्वेश्चन का रिवीजन कैसे करेगा? मैं जो बात करता हूं मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिवीजन। ये 400 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है बेटा
जिनमें सब कॉन्सेप्ट हमने एक बार अप्लाई कर दिए हैं, आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए हैं। सबसे पहले इन 400 क्वेश्चन को बनाओ, इनके रिवीजन पे प्रॉपर फोकस करना है। ये क्वेश्चन बनाने के बाद जब आप टेस्ट देने जाओगे ना, तो हो सकता है टेस्ट में, किसी टेस्ट में, वैसे तो मैं आपको श्योर करता हूं एकदम कि 99% आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट दे लेना भाई, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आपसे नहीं अटकेगा। यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन आपसे नहीं अटकेगा। पर फिर भी चांसेस हैं कि 1% क्वेश्चन अटक गए आप, वो क्वेश्चन अटकेगा तो वो क्वेश्चन आपको कुछ सिखाकर ही जाएगा। कंसेप्चुअली कुछ भी नहीं अटकेगा, पर हो सकता है कि कोई अलग लैंग्वेज का आ गया हो तो वो क्वेश्चन आपको सिखाएगा। तो जो क्वेश्चन में आप अटके हो उसको अपने नोट्स में बना लेना भाई, यूनिट डायमेंशन के नोट्स में उस क्वेश्चन को लगा लेना कि भाई ये क्वेश्चन में अटक गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, उस अच्छे क्वेश्चन को बना लेना। क्योंकि मान ले कि आज के 1 महीने बाद जो मैं टेस्ट दूंगा, उस टेस्ट का वो क्वेश्चन मुझे एंड तक कैसे याद रहेगा। जो अच्छा क्वेश्चन लगता है उसको अपने नोट्स में बना लेना वापस। रिवीजन का प्रॉपर तरीका मैं आपको बताता हूं, जैसे ये चैप्टर का रिवीजन आपको करना है तो टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करना है। कैसे करना है? टॉपिक वाइज रिवीजन, टॉपिक वाइज। जैसे पहला विमा वाला टॉपिक है, विमा और विमा के प्रयोग, विमा के प्रयोग, ये पहला टॉपिक हो गया। ठीक है, विमा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी प्रयोग है भाई, एक टॉपिक ये। दूसरा टॉपिक बना ले सार्थक अंक, ऐसे टॉपिक लिख लो भाई किसी एक छोटी सी डायरी में। सार्थक अंक हो गया, पूर्णांकित करना हो गया, टॉपिक में विभाजित कर लो किसी भी चैप्टर को। फिर तीसरा भाई त्रुटि, त्रुटि में सारे टॉपिक आ गए। चौथा वर्नियर कैलिपर्स, कौन सा? वर्नियर कैलिपर्स। मोटे मोटे टॉपिक लिख लो भाई। पांचवा टॉपिक के स्क्रू गेज, क्या बेटा? स्क्रू गेज। और भी कोई टॉपिक मान लो बच गया तो उसको लिख लो। ऐसे आपको किसी भी चैप्टर को टॉपिक में विभाजित करना है। ठीक है, अब क्या करना है भाई? आवाज कम है क्या भाई? अपनी बढ़ा लेना दोस्त। आवाज वैसे तो कम नहीं होनी चाहिए, फिर भी कम है तो मैं देख लेता हूं भाई। अब बता, आवाज सही है? सही है? अब कम नहीं लग रही होगी भाई। अपने डिवाइस की भी बढ़ा सकता है, जापानीज टेक्निक है स्टडी की। अरे बेटे, हर चैप्टर को आप टॉपिक में विभाजित करिए और डायरी बना लीजिए दोस्त। एक क्या डायरी बना लेंगे? एक, उसके एक पन्ने पर आपने कहा कि आपको अब देखो किस चैप्टर में, मेरी बात सुन, ऐसा नहीं है कि आपको सारे टॉपिक ही नहीं आते हैं। हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। अरे हाँ या ना? मान ले कि तुझे विमा आता है तो इस पे आगे क्रॉस ऐसे राइट लगा दे, इसके आगे राइट लगा दे। विमा का सब कुछ आता है तुझे कि विमा के अनुप्रयोग है, सूत्र की उत्पत्ति है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाना आता है, सब कुछ एक बार देख ले मनी मन में याद करके। जैसे विमा को याद किया, विमा निकालना आना, समघातकता का सिद्धांत हो गया तो टिक कर दे। अब विमा का सिर्फ शॉर्ट नोट्स में अगर कोई फॉर्मूला रिवीजन याद करने के लिए तो वो याद कर लेने का है, शॉर्ट नोट से उसको पढ़ लेने का है, उसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर तूने कहा सार्थक अंक पूर्णांकित करने वाला जो टॉपिक है, सार्थक अंक निकालना आता है, जोड़ते तब जोड़ने का, घटाने का, गुणा भाग का आता है, टिक कर दे। त्रुटि के साथ, त्रुटि में कुछ डाउट है किसी त्रुटि में, क्रॉस कर दे। वर्नियर कैलिपर्स में डाउट है, क्रॉस कर दे, इसमें क्रॉस कर दे। रिवीजन के टाइम पे तुझे ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। अब तुझे पता है कि इस चैप्टर में इन टॉपिक पे तेरे को 100% महारत हासिल है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कॉन्फिडेंस है 200%। इन टॉपिक में कॉन्फिडेंस नहीं है, इनको आप डिटेल में नोट्स से रिवीजन करेगा। सुन ले गधेड़े, नोट्स से रिवीजन करूंगा।
आपकी टेक्निक भी तो सही होनी चाहिए, नोट से ही रिवीजन करना है। नहीं सर मैं तो वीडियो देखूंगा, मेरे पास तो भाई साहब क्या है, वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपका नहीं आता समझ में दूसरे का देख लूंगा। देख ले, देख ले, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, छठे का, सबका देख ले, समझ में आना चाहिए। पर समय, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। अब मान ले तुझे नोट से नहीं समझ में आया, नोट से नहीं समझ आया, तो जाके वो लेक्चर देख और उसका वही टॉपिक का रिवीजन कर ले वीडियो से। क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? दिस इज द बेस्ट टेक्निक फॉर रिवीजन भाई। मैं फिर कह रहा हूं, ये तो तूने रिवीजन कर लिया, फिर उसके बाद डीपीपी भी करेगा। डीपीपी में मान ले कि तूने पहले डीपीपी करी, डीपीपी का रजिस्टर है आपके पास, डीपीपी का रजिस्टर अलग से होना चाहिए, भले रफ रजिस्टर हो। डीपीपी 1 मान ले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्वेश्चन पहला कर लिया, आता था कर लिया। जब भी तू डीपीपी कर रहा है, किसी भी चैप्टर की डीपीपी कर रहा हो, ये भी हो गया, ये भी हो गया। जो नहीं हुआ, जो नहीं हुआ उस पे गोला लगाया, जो नहीं हुआ उस पे क्या लगाया? गोला। फिर मैंने इसका वीडियो सॉल्यूशन देखा, मेरे को समझ आ गया, ठीक है, पर ये गोला हटेगा नहीं। फिर मैंने मान ले कि पांचवा क्वेश्चन किया, छठा किया, सातवां किया, पांचवा, छठा, सातवां, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, गोला। जब तो रिवीजन करने जाएगा, रिवीजन करने जब जाएगा बेटा, तो रिवीजन के टाइम पर तुझे सिर्फ और सिर्फ ये 2 क्वेश्चन ही जिन पे गोला लगाए, यही रिवीजन करना है, इन्हीं का रिवीजन करना है। अगर तू ऐसे रिवीजन करेगा तो कम टाइम में ज्यादा रिवीजन होगा। डीपीपी का खेल रिवीजन का समझ आ गया। टेस्ट, टेस्ट तूने दिया, मान ले पहला टेस्ट दिया, सेम करना है। एनालिसिस क्या? टेस्ट में तेरे से मान ले कि पहला नहीं हुआ, दूसरा हो गया, चौथा नहीं हुआ, तो तूने उन पे क्रॉस लगाया, हाँ, सॉल्यूशन देखा, हाँ। उसके बाद जब इस चैप्टर का रिवीजन करने जाएगा, मेरी बात सुन ले, उसके बाद जब इस चैप्टर का रिवीजन करने जाएगा तो इस टेस्ट के ये दोनों क्वेश्चन भी रिवीजन करेगा। दिस इज द प्रॉपर मेथड ऑफ रिवीजन, ठीक है। ये डिटेल्ड रिवीजन की बात है। किसकी बात है? डिटेल रिवीजन जो तू कर रहा होगा। बाकी मैंने कहा था शॉर्ट नोट्स, जिन भी बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, चाहे बेसिक मैथ्स के हो, शॉर्ट नोट्स दिन में 4 बार आपको पढ़ने, दिन में 4 बार 5 मिनट देखने हैं। सुबह उठे, मान लो जैसे नींद खुली, शॉर्ट नोट्स की डायरी उठा ली, फॉर्मूले देख लिए, रटना नहीं है, देख लिए। फिर मान लो जैसे क्लास का टाइम होने वाला है, तैयार व्यार होके बैठ गए, क्लास अभी स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट हो रही हो, या ठीक है क्लास के स्टार्ट होने के 5 मिनट पहले जो भी चैप्टर चल रहा है उसके वापस शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लिए, पीछे के रिवाइज कर लिए। क्लास एंड हो गई, फ्री टाइम बैठे हो, शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लो। जब भी आपको मौका मिलता है, जिनको भी फॉर्मूले रिवाइज नहीं होते हैं, फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, आपको जितना भी फ्री टाइम मिले उसमें जाकर आपको क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूले देखने, ऐसे पत्ते पलटने, पढ़ने कि हाँ भाई v बराबर u प्लस 80 है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर है। दिस इज द प्रॉपर मेथड। में आपसे कह रहा हूं ना, जादू हो जाएगा बेटा। मैजिक किसे कहते हैं? 1 महीने बाद आपको इस मेहनत का फल मिलना स्टार्ट होगा। आप आज करना स्टार्ट करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, नरसों करोगे, 4-5 दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लगभग 1 महीने में। शॉर्ट नोट्स में कुछ नहीं करना है बेटा, फूल माला बत्ती नहीं बनानी है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने? सिर्फ जो फॉर्मूले याद नहीं होते शॉर्ट नोट्स में लिख दे, जो तुझे याद नहीं रहता फॉर्मूले लिख दे शॉर्ट नोट्स में। कैसे बात करते हो यार आप लोग? क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, कैसे बनाना है? हलवा पूड़ी सब्जी थोड़ी है बेटा कि नमक मिर्ची कम रह गया, चलेगा। जो फॉर्मूले याद नहीं होते उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, एक डायरी में लिख लो, ताकि एक बार पढ़ पढ़ के निकल जाओ। 1 महीने बाद तुझे जो मैजिक नजर आएगा ना मेरे भाई, तू अपने आप पे भरोसा नहीं करेगा कि यह तू था जिसको कोई फॉर्मूला याद नहीं होता था, जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आते थे। ये तो मैजिक हो गया सर।
मेरे को तो सारे ही फॉर्मूले याद है कि सर। क्लियर हैं एकदम सबको, हाँ या ना? चलो भाई, नया चैप्टर, नई बातें, काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स काइनामेटिक्स क्या है भाई? काइनामेटिक्स क्या होता है, क्या नहीं होता है? सुने भाई, ध्यान से सुने। काइनामेटिक्स क्या होता है दोस्त? काइनामेटिक्स होता है क्या? काइनामेटिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? काइनामेटिक्स ये होता है जब कोई वस्तु किसी एक रेखा में गति करे या किसी तल में गति करे, तो उस गति को हम काइनामेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। काइनामेटिक्स के अंदर मेरे भाई एक तो सरल रेखा में गति वाला चैप्टर है, जो आपका पहला चैप्टर है, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति करे, ठीक है साहब। या फिर वो किसी तल में गति करे, समतल में गति, समतल में गति। या फिर मेरे भाई वो वृत्तीय गति, वृत्तीय गति भी समतल में ही गति है, वृत्तीय गति भी इसी के अंदर आता है। सरल रेखा में गति को स्थानांतरण गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्थानांतरण गति, स्थानांतरण गति भी कहते हैं। क्या आपको ये बात क्लियर है? जैसे कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है, ये सरल रेखा में गति है। समतल में गति क्या है? किसी वस्तु को ऐसे फेंका, ये ऐसे जाती है हवा में, तो ये किसी तल में गति है। वृत्तीय गति ये भी समतल में ही गति का पार्ट है, किसी वृत्तीय पथ में जो गति करता है। हाँ, क्या कहानी एकदम क्लियर है, हाँ या ना? चैप्टर स्टार्ट करें, बताओ भाई। चैप्टर स्टार्ट करें, नया चैप्टर स्टार्ट करें भाई। पूछा नहीं था मैंने तुमसे, इसलिए पूछ लिया भाई। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा भाई। एक और बात, जिन बच्चों का बैकलॉग चल रहा है, जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, अगर आज की क्लास आप देखोगे तो आपको पूरा समझ आएगा। पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई बैकलॉग है पुराना, तो उसको आप तैयार कर ले। अच्छा, आज के क्लास को यूनिट डायमेंशन वाली क्लास से ज्यादा लेना देना नहीं है, पर आज के क्लास को बेसिक मैथ्स में अवकलन समाकलन से लेना देना है। मतलब कोई भी अगर बेसिक मैथ्स का टॉपिक आएगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि भैया ये रिवाइज करके तुझे आना है। जिनकी आज पहली क्लास है बेटा, वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कुछ सदिश वाला पार्ट है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स का पार्ट आपको साथ में ही रिवाइज करना पड़ेगा। टाइप ऑफ एरर की बात मैं बता देता हूं बेटा, मैंने पहले भी बता दिया कि त्रुटियों का प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी हमें जेई मेन और नीट के पीवाईक्यू करने हैं। अरे करने हैं कि नहीं करने हैं? यूनिट डायमेंशन के अभी तो आपको करने के लिए दिए हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचना आपको दे दिए सर नहीं कराएंगे। कल को या तो शाम को हम एक लाइव क्लास ले रहे होंगे, जिसके अंदर हम जेई नीट के पीवाईक्यू कर रहे होंगे अलग से। आपका कोई समय खराब नहीं किया जाएगा लेक्चर वाला। वैसे भी हमने उसमें 2 लेक्चर ज्यादा ले लिए हैं शायद यूनिट डायमेंशन में। अब मुझे नहीं लगता कि वहां पर हमें ज्यादा लेक्चर लेना है, तो अब हम एक्स्ट्रा टाइम लेकर करेंगे भाई। उससे एक फायदा यह भी होगा कि जो बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चंस, जो बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनके लिए क्लास एकदम अमृत है। और जो नहीं कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक आएंगे नहीं भाई क्लास में, ताकि क्लास का माहौल भी मेंटेन रहेगा दोस्त। मुझे पढ़ने वाला बच्चा चाहिए भाई। सही है दोस्त, हाँ कि ना? तो वहीं पर मैं आपको त्रुटियों के प्रकार भी सिखा दूंगा भाई। ज्यादा नहीं है, वो भी 5 मिनट का ही टॉपिक है। चलो भाई स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भाई साहब, क्या? सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, चैप्टर का नाम डालें सरल रेखा में गति। मैं आपसे फिर कह रहा हूं,
अगर आपको सरल रेखा में गति आता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन समझ आएगा, तो आप गुरुत्व के अधीन गति कर पाओगे, आप प्रक्षेप्य गति, समतल में गति कर पाओगे। बहुत ध्यान से पढ़ना, जो कह रहा हूं वैसे ही करना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति का खेला हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई। देखो समय कितना जल्दी निकलता है भाई। अभी तो ऐसा लगता था कि बैच स्टार्ट ही हुआ है। आपका बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो गया, वेक्टर कंप्लीट हो गया, यूनिट डायमेंशन कंप्लीट हो गया, पर घबराने की जरूरत नहीं है, रिवीजन बराबर करते रहना। आओ भाई, कितने जनों को समझ में आता? क्या इसको एक विमीय गति भी कहते हैं क्या? यस, एक विमीय गति भी कहते हैं क्या? हाँ, एक विमीय गति इसी को कहते हैं, एक विमीय गति इसी को कहते हैं। हाँ, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए, मैंने आपसे कहा कि एक वेग है आई केप, एक वेग है 2ik प्लस 3j, ठीक है। एक वेग है बेटा 2ik प्लस 3j प्लस 4k। हर साल ये क्वेश्चन पूछता हूं, जब भी ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन में पूछता हूं। 3 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। पहले वाला एग्जाम्पल कौन सी गति है? एक विमीय 1D या 2D या 3D? पहला वाला एग्जाम्पल कौन सी गति है? ये 1D है क्या? 1D, हाँ या ना? एक विमीय गति है। पहले वाला 1D या 2D? 1D या 2D? 1D है। दूसरा वाला वेग दे रखा है बेटा, क्या दे रखे? वेग दे रखे, मतलब कोई व्यक्ति वस्तु इस वेग से चल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल वेग दे रखा है 2ik प्लस 3j मीटर पर सेकेंड। चल मात्रक लगा देता हूं ताकि आपको मात्रक से पहचानने में आ जाएगा कि ये क्या है। दूसरा वाला 1D या 2D? 2D ना, बहुत बढ़िया। दूसरा वाला 2D है साहब, दूसरा वाला क्या है? 2D, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तीसरा वाला क्या है बेटा? फिर तीसरा वाला, अरे तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला क्या है भाई? 2ik प्लस 3j प्लस 4k। तीसरा वाला सर 3D है। तीसरा वाला क्या है सर? 3D है। तीसरा वाला क्या है? 3D है। अरे गधो, ये गलत है, सारे 1D है। ये 1D, ये 1D, ये 1D। बेटे ये क्या हुआ सर? सारे सरल रेखा में गति है, क्या बात कर रहे हो सर? सरल रेखा का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा में चलना। किस में चलना? सीधी रेखा में चलना। किस में चलना? सीधी रेखा में चलना। अच्छा, तो सर आप कैसे कहोगे ये सीधी रेखा में चल रहे? देख भाई, तेरे सामने बताता हूं, देख इसका परिमाण कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड। ये किधर जा रहा है? एक्स दिशा में, 1 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इसका परिमाण बता, इसका परिमाण है सर 4 + 9 का रूट। कितना? रूट 13। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कैसे गति कर रहा है? ये किसी XY तल में, पर चल तो सीधी रेखा में रहा है, ऐसे गति कर रहा होगा। ये ऐसे नहीं जा रहा, ये 2 के वेग से IX में, 3 के वेग से Y में, तो इसका जो परिणामी वेग है X और Y के बीच में है। नहीं आया? इसका परिणामी वेग क्या है? X और Y के बीच में, सीधी रेखा में, नियत वेग से चल रहा है। किससे चल रहा है? नियत वेग से। ऐसे ही इसके भी अगर वेग की बात करूं, परिमाण की, 4 + 9 + का 16, रूट का 29, क्या ये भी नियत वेग से जा रहा है? हाँ, ये हवा में सीधी रेखा में जा रहा है। 3D मतलब हवा में।
ये तीनों सीधी रेखा में गति कर रहे हैं बेटा। क्या x बदल रहा है समय के साथ? नहीं। क्या y बदल रहा है समय के साथ? नहीं। क्या z बदल रहा है समय के साथ? नहीं। तो तीनों किस में गति कर रहे हैं? सीधी रेखा में। किस में गति कर रहे हैं? सीधी रेखा में। सरल रेखा में गति का मतलब क्या है? 1D। 1D का मतलब क्या है कि चाहे कहीं पर भी गति करे पर सीधा चलना चाहिए। कैसा चलना चाहिए? सीधा चलना चाहिए। सरल रेखा में गति का मतलब सीधी रेखा में गति करना। अब चाहे वो x में चले, चाहे y में चले, या x और y के बीच में चले, चाहे हवा में चले। हां या ना? क्या बात समझ में आई है? सरल रेखा में गति का मतलब है सीधी रेखा में गति करना। जरूरी नहीं x दिशा में चलेगा वही सरल रेखा है, y में चलेगा वही सरल रेखा है। अरे ऐसे चलेगा तब भी तो सरल रेखा है, हवा में ऐसे सीधा चलेगा तब भी तो सरल रेखा है। हां या ना? क्या आपको बात समझ आई है? आया है? क्लियर है? पागल नहीं बनना है, कंसेप्ट अच्छे करने हैं। चलो भाई कॉपी कर ले, इनकी जरूरत नहीं है। यह सभी सरल रेखा में गति के उदाहरण हैं, यानी कि 1D। अब सुने, अब सुने, ध्यान से सुने दोस्त, यहां तक की कहानी एकदम क्लियर होगी आपको। अब मेरी बात सुने। निर्देश तंत्र, बहुत छोटी छोटी बातों, एकदम बेसिक से सिखाऊंगा, नेगेटिव से। तुझे कुछ आता हो नहीं आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज बड़ी बात करी जाती है इसकी, रेफरेंस फ्रेम, निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है भाई? निर्देश तंत्र क्या होता है? नोट करना हो तो कर ले, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए था बेटा, जनरल नॉलेज के लिए था। तुझे नोट करना हो तो कर लेना, नहीं करे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, नीट वाला नहीं पूछेगा, जनरल नॉलेज के लिए था भाई। निर्देश तंत्र जानता है कोई? निर्देश तंत्र क्या होता है? निर्देश तंत्र ये होता है कि साहब जो निर्देश देता है, जैसे आप हो, है ना लाडले। निर्देश तंत्र, रेफरेंस फ्रेम, जिसके सापेक्ष किसी भी भौतिक राशि का मापन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे मान लो कि मैं बता रहा हूं कि भाई देख ये टीवी यहां लगी हुई है, तो निर्देश तंत्र कौन है? मैं हूं। मैंने कहा कैमरा यहां लगा हुआ है, तो निर्देश तंत्र मैं हूं। क्लियर है कहानी एकदम? रेफरेंस फ्रेम क्या? जिसके सापेक्ष भौतिक राशियों का मापन हो। हाँ कि ना? तो ये निर्देश तंत्र, जैसे हम यहां पर बात करते हैं कि ये एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो हम सभी दूरियों का मापन कहां से करते? मूल बिंदु से। कहां से करते? मूल बिंदु से। तो निर्देश तंत्र क्या है? निर्देश तंत्र क्या है भैया? ये रहा निर्देश तंत्र। कौन है? मूल बिंदु है। कि साहब मूल बिंदु से क्या नापा हमने कि इस दिशा में दूरी नापी, कितनी है ये? कि साहब ये 4 मीटर है। तो ये 4 मीटर का मापन कहां से है? कि साहब मूल बिंदु से। कोई वस्तु 4 मीटर पे खड़ी है तो इसका मापन कहां से होगा? कि साहब मूल बिंदु से होगा। तो ये मूल बिंदु क्या है? निर्देश तंत्र है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? हाँ या ना? निर्देश तंत्र कुछ भी हो सकता है भाई, निर्देश तंत्र कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक बालक है जो ग्राउंड में खड़ा है, हाँ बालक 1। एक बालक है जो लिफ्ट में है, बालक 2। ये बालक 2, और बालक 2 के साथ एक सुंदर कन्या भी है भाई। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा लिफ्ट में कौन है भैया? ये सुंदर कन्या सुंदर नहीं बन पाई भाई,
सर वो सुंदर थी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, हम बना देंगे। ये एक सुंदर कन्या भी है भैया। कहां पर? मैंने कहा यहां पर, चोटी वाली है। ठीक है, हाँ, लिफ्ट से धक्का नहीं देगी, टेंशन मत ले बेटा, घबरा मत। ये सुंदर कन्या है। बालक वन धरातल पे है। हाँ, बालक वन धरातल पे है, ये लिफ्ट में है। तो दोनों का निर्देश तंत्र अलग अलग है। दोनों का निर्देश तंत्र क्या है बेटा? अलग अलग है। बालक वन कहां है? धरातल पे। मान ले लिफ्ट ऊपर जा रही है। हाँ, क्या बालक वन ने सुंदर कन्या को देखा? यस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है? बालक वन ने सुंदर कन्या को देखा, किसी को कोई दिक्कत है? कह रहा है मैं नहीं देखता सर। हो सकता है दोस्त, उसमें कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई तू कुछ और देखता हूं, हाँ कि ना? अगर आपके साथ इस उम्र में ऐसा कुछ होता है कि किसी को देखने से कुछ कुछ होता है, वो जेन्युइन है। जेन्युइन मतलब वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं होता है फिर दिक्कत है बेटा, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो ना दोस्त, तो आपको इससे घबराना बिल्कुल नहीं है कि क्या हो रहा है बॉडी के हार्मोन से बेटा। वो नॉर्मल है भाई। तो बालक वन ने सुंदर कन्या को देखा। हाँ ठीक है, सुंदर कन्या कहां जाती हुई नजर आएगी? ऊपर। बालक तो कह रहा है मैंने भी देखा, और बालक तो को सुंदर कन्या रुकी हुई नजर आएगी। तो ये निर्देश तंत्र अलग अलग है, निर्देश तंत्र 1 और ये निर्देश तंत्र 2। निर्देश तंत्र 2, निर्देश तंत्र बदलने से भौतिक राशियां जो निर्देश तंत्र पर डिपेंड करती हैं भाई, वो बदल सकती हैं। जैसे बालक वन के सापेक्ष ये सुंदर कन्या ऊपर जाती हुई नजर आएगी, जबकि बालक 2 के सापेक्ष से रुकी हुई नजर आएगी। जैसे वेग, जिस भी चाल से ये ऊपर जा रही होगी लिफ्ट, बालक वन को उतनी चाल से ये ऊपर जाती हुई नजर आएगी। बोल हाँ कि ना? बालक वन को ऊपर जाती हुई नजर आएगी, जबकि बालक 2 को रेस्ट पे नजर आएगी। तो निर्देश तंत्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारी भौतिक राशियां निर्देश तंत्र पे निर्भर करती है। जैसे वेग हो गया, मान ले तू बड़ा हो गया, बड़ा हो गया मतलब सर बड़ा ही हूं, अच्छे कॉलेज में चला गया। हाँ, तूने एक बढ़िया कार ले ली, थार ले ली, थार में सुंदर कन्या को बिठाया, कॉलेज वाले सब तुम्हें देख रहे हैं। अब कॉलेज वाले जो तुम्हें देख रहे हैं, उनके सापेक्ष थार में तो तुम तो आगे जा रहे हो, पर तेरे सापेक्ष जो सुंदर कन्या है वो रुकी हुई है। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ या ना? सर बात सिर्फ सुंदर कन्या पे, बालक भी सुंदर होते हैं। मैंने कहा बालक सुंदर, बालक तो मेरे कालू है। ये कालू 1 है और ये कालू 2 है। पिछले साल एक छोरा कह रहा है कि सर आप कालू मत बोला करो, उसको दिल पे लग गई भाई, इसलिए मैंने कालू वर्ड बहुत कम यूज किया दोस्त। निर्देश तंत्र के बारे में बात समझ आ गई क्या? निर्देश तंत्र के बारे में बात समझ आ गई क्या? आपसे पूछेगा कोई नहीं कि निर्देश तंत्र क्या होता है, डेफिनेशन बताओ, पर कुछ चीजें समझने वाली हैं भाई, कुछ चीजें समझने वाली हैं कि यार ये निर्देश तंत्र का क्या लफड़ा है। निर्देश तंत्र जहां से भौतिक राशियों का मापन होता है, जिसके सापेक्ष किसी भी भौतिक राशि को मापा या देखा जाता है। किसी भी भौतिक राशि को, बहुत बेसिक से सिखाऊंगा, को मापा या देखा जाए। सर यहां तो भौतिक राशि को माप देख रहे हो आप, तो सुंदर कन्या को दिखा रहे हो। अरे सुंदर कन्या के पास भौतिक राशि हो सकती है, वेग हो सकता है, चाल हो सकती है, त्वरण हो सकता है दोस्त, हाँ या ना? चलो भाई, किसी को कोई डाउट इसमें निर्देश तंत्र में? किसी को कोई डाउट इस निर्देश तंत्र में भाई? कह रहा मंजीत का लड़का चढ़ गया लिफ्ट में सर। उतारो, मैंने कहा नीचे मंजीत के लड़के को, इधर लाओ धरातल पे भाई। कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ या ना? कॉपी करने का समय दूंगा, सिर्फ सामने देखते रहें। आज ज्यादा कुछ है नहीं भाई,
बहुत आसान आसान चीजें हैं। गते और विराम, कोई भी वस्तु आपको रेस्ट में कब नजर आएगी? रेस्ट मतलब विराम। आप कैसे कहोगे कि यह वस्तु रुकी हुई है? आप कैसे कहोगे कि यह वस्तु गतिमान है? गति या गतिमान या मोशन में है, कैसे देख के पता लगाओगे भाई? कैसे कहोगे आप? कैसे पता चलेगा दोस्त? नोट करने का समय दूंगा, अभी नोट वोट नहीं करना, अभी देखो भाई, अभी नोट वोट नहीं करना, अभी देखो बस। कैसे कहोगे आप? अरे कैसे कहोगे भैया? लिमिट में कोई भी बालक है, लिमिट क्रॉस ना करे, क्लास का माहौल खराब। अभी 2-4 दिन पहले एक छोरा लिमिट क्रॉस कर रहा था, उसको परमानेंट ब्लॉक करा दिया पहले तो। अब वो भाई साहब मेरे को बार बार मैसेज कॉल कर रहा है, व्हाट्सएप पे नहीं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैंने कहा लाडले में देखूंगा ही नहीं, और मैं उसको अनब्लॉक कराऊंगा भी नहीं, तुम्हारे बेच का नहीं है भाई। पहली स्टेप ब्लॉक कराने की, दूसरी स्टेप है सब्सक्रिप्शन निपटाने की। लिमिट क्रॉस ना करें, बाकी सब चलेगा। एरर क्या आ रहा है क्लास में? बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है आज भी। कोई वस्तु रेस्ट में है या गतिमान है, कैसे पता चलेगा सर? तो आओ, अगर मैं आपसे कहूं क्या मैं रेस्ट पे हूं, अभी बता, क्या मैं रेस्ट पे हूं? हाँ सर, आप बोल रहे हो अबे गधे चल थोड़ी रहा हूं, रेस्ट पे हूं ना। हाँ, अरे तू भी बैठा ही होगा, रेस्ट पे है। मतलब समय के साथ तेरी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तू कहीं पर बैठा है तो बैठा ही है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति वस्तु का समय के साथ स्थिति नहीं बदले, पोजीशन ना बदले, तो वो क्या है? रेस्ट में है। और अगर स्थिति बदले, पोजीशन बदले, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, तो वो गतिमान है। बात समझ आई? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदले, नहीं बदले, तो वह विराम है, विराम अवस्था में है। और यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदले, तो वह गतिमान है। किसी को कोई डाउट? हाँ या ना? एकदम नेगेटिव से स्टार्ट किया बेटे। किसी को कोई डाउट है? चाहता तो दूरी और विस्थापन से स्टार्ट कर सकता था, पर नहीं दोस्त। इन दोनों में कोई डाउट? आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, जो जो आपको करना हो भाई। फिर अब मेन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे भाई। भाई प्लीज मेरी बात सुन, मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्त, मैं आपसे एक बात बहुत नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्त। वैसे मेरे बच्चे इस चीज की नौबत कभी नहीं आने देंगे, पर मैं फिर भी आपके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई। आप मुझे बड़ा भाई मानो, दोस्त मानो, मामा मानो, जो भी मानो भाई, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास का माहौल खराब ना करे बस। क्लास में ऐसे कोई बात ना बोले जो किसी बच्चे को बुरी लग जाए भाई। आई नो मैं ध्यान रखता हूं, पर मैं मजाक कर सकता हूं आप लोगों के साथ। मैं आपसे कालू बोल दूं, कर सकता हूं, कोई डांट दूं, कर सकता हूं। इतना मेरा हक है, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है सनम, हम दिल दे चुके हैं सनम, तो हम मजाक कर सकते हैं कि सर हम भी आपसे प्रेम करते, हम क्यों नहीं मजाक कर सकते?
बेटा आप उम्र में छोटे हो, कद में छोटे नहीं हो, उम्र में छोटे हो। कद में भी वैसे छोटे ही हो अभी तो, है ना। तो उम्र में छोटे, तो उम्र का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिस उम्र में आप हो भाई, उस उम्र में आप मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते, मैं आपके साथ कर सकता हूं। तो प्लीज क्लास की गरिमा बनाए रखें दोस्त, क्लास की गरिमा बनाए रखें। बाकी फिर सब जायज है। क्लास में ऐसे कोई शब्द यूज ना करें, गाली गलोच वाले हो गए, है ना। हाँ, कुछ दूसरे वर्ड हो गए भाई, ऐसे शब्द यूज ना करें भाई। टेंशन मत ले, तेरा मास्टर भी काला ही है, लोड मत ले भाई, खुश हो जा अब। कि मास्टर भी अपने जैसा ही है, क्या फर्क पड़ता है क्या काला क्या गोरा। अरे कॉपी हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भाई। अभी आपको लगता होगा, पर एक दिन आप समझ जाओगे कि ये कुछ नहीं था। चल करता चल फटाफट। क्या हुआ भाई, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। सही है दोस्त, सही है। कह रहा है आपकी और हमारी उम्र तो सेम है। अरे लाडले मेरी शक्ल को देखकर मेरी उम्र का अंदाजा मत लगा। कि किसके मुंह में प्याली है, किसके मुंह में बोटी है। बहुत कुछ जानता हूं, बस मेरी उम्र छोटी है। लाडले इतनी भी छोटी नहीं है उम्र भाई, मेरी शक्ल को देख के नहीं लगता है, वो अलग बात है। चलो अगला है बेटा हमारा दूरी और विस्थापन। क्या दूरी और विस्थापन आप सब जानते हो, हाँ या ना। क्या दूरी और विस्थापन आप सब जानते हो। इसमें सबसे पहले हमने स्थिति पढ़ा था। क्या पढ़ा था, स्थिति पढ़ा था। स्थिति सदिश पढ़ा था हमने, बोल पढ़ा था क्या, आर वेक्टर जो सदिश में पढ़ चुके हैं। स्थिति दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति इनिशियल पोजीशन। एक होती है बेटा अंतिम स्थिति। कौन सी स्थिति, अंतिम स्थिति। एक इनिशियल पोजीशन, एक फाइनल पोजीशन। प्रारंभिक स्थिति जहां से कोई वस्तु अपनी गति प्रारंभ करती है, और अंतिम स्थिति जहां पर वस्तु अपनी गति को विराम दे देती है भाई, ठीक है। जहां से गति प्रारंभ हो, प्रारंभ हो, और जहां पर गति समाप्त हो, क्या कहलाती है, अंतिम स्थिति। अब मैं आपसे कहूं कि एक बालक था, हाँ उसे जाना था उस पार। मान लो किसी बालक ने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो ये क्या हो जाएगी भैया, प्रारंभिक स्थिति। सर जाना कहां था, बालक था, तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूं, यस। कि मुझे साजन के घर जाना है, क्या बात कर रहा है, कह रहा है मुझे सजनी के घर जाना है, यानी कि उसके अंतिम स्थिति यहां पर थी, अंतिम स्थिति यहां पर थी कि मुझे साजन के घर जाना है। मैंने कहा बहुत सारे रास्ते हैं वहां जाने के लिए, तो दोस्त हो सकता है वो ऐसे चला जाए, हो सकता है कि वो पूरा दुनिया घूम के चला जाए, हाँ कि ना। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, पर अगर बहुत ज्यादा जल्दी है तो सबसे छोटा एक ही रास्ता है। सबसे छोटा क्या है दोस्त, एक ही रास्ता है जो सीधा उसके घर पे जाके ही मिलेगा, ये रहा। सबसे छोटा एक ही रास्ता है, हाँ। तो ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, और ये भी रास्ता है, हाँ। तो अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच रास्ते की जो टोटल लंबाई है, वो तो क्या है, दूरी। रास्ते के कुल लंबाई, ये क्या है, ये भी दूरी है, और ये भी क्या है बेटा, दूरी है, हाँ। फिर ये कौन सा रास्ता है सर, मैंने कहा ये सबसे छोटी दूरी है, न्यूनतम दूरी है। क्या है बेटा, न्यूनतम दूरी है, और इसे क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं।
प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जब तो इस रास्ते से जा रहा था, हां, तो अभी तो इधर देख रहा है। जब तो इस रास्ते में यहां आ गया तो इधर देख रहा है। जब तो यहां आ गया तो इधर, और यहां आ गया तो इधर देख रहा है। जब तो दूरी वाले रास्ते से चलेगा तो दिशा कोई फिक्स नहीं है, दिशा फिक्स नहीं है। पर मेरे भाई जब तो इस रास्ते से चलेगा तो तेरी दशा और दिशा दोनों हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी लाडले। ये देख, दिशा क्या है? फिक्स है। तो दूरी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और ये सदिश राशि है। विस्थापन क्या है बेटा? सदिश राशि है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्या आपको ये बात समझ आई? आपसे कोई कह दे मेरे भाई कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, क्या तो उसको समझा पाएगा? हाँ या ना? दूरी क्या है रे? अरे दूरी क्या है, क्लास में ही याद करा दूंगा, चिंता मत कर। आपसे कोई कहे दूरी क्या है, बता पाएगा उसको कि भैया मैं बताता हूं तुझे दूरी क्या है? बता पाएगा क्या कि दूरी क्या है? नहीं बता पाएगा। मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस क्या है, यानी कि दूरी क्या है दोस्त, तो कहेगा कि दूरी प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच रास्ते की कुल लंबाई है। रास्ते की कुल लंबाई है, कुल लंबाई है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, बहुत सुंदर। मैंने कहा कि ये कैसी राशि है? यह अदिश राशि है। कौन सी राशि है बेटा? अदिश राशि है। दूरी को क्या बोला? अदिश राशि है, क्योंकि दिशा फिक्स नहीं है साहब। कभी किधर देखा, कभी किधर देखा, दिशा फिक्स है ही नहीं। अच्छा, मात्रक क्या होगा भैया? इसका मात्रक कोई बताओ। मात्रक, मात्रक सर मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, माइक्रोमीटर हो सकता है, नैनोमीटर हो सकता है, अरे बोलो पिकोमीटर हो सकता है। कह दे कि नहीं आया है सर, माइक्रो नैनो पिको को हटा दो, ये इतने में काम चल जाएगा। ठीक है साहब। क्या हो सकता है? माइक्रो, सॉरी, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। हमें पता है कि कब कौन सा यूनिट यूज करना है। कपड़े सिलाने जाएगा, किलोमीटर में नाप तो नहीं देकर आएगा। अरे बोलना सर, मैं कंफ्यूज हूं, मैं किलोमीटर यूज करूं कि मीटर यूज करूं या सेंटीमीटर? कपड़े सिलाने जाएगा, किलोमीटर में नाप तो नहीं देकर आएगा। क्यों भैया जी, पेंट सिल दो। कितने कितनी सिलनी है? कि साहब लंबाई है मेरे, कितनी लंबाई है भाई तेरी? कि साहब 0.00004 किलोमीटर। क्योंकि तू फिजिक्स पढ़ के गया था, तुम थोड़ा दिमाग लगा दिया गधों की तरह। ये थोड़ी कहेगा 4 किलोमीटर लंबाई, 5 किलोमीटर की सारे घर वाले एक साथ ही थोड़ी पहनेंगे। तो तुझे पता है कि मीटर यूज करना है, किलोमीटर यूज करना है। हाँ मित्र, ठीक है, बात समझ गया होगा। ज्यादा इसमें चर्चा करने की अब जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपसे कहा मेरे भाई कि डिस्प्लेसमेंट, किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं दोस्त? विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं मेरे भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? विस्थापन क्या है भाई? विस्थापन क्या है? कि विस्थापन है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी। हो, मतलब ये भी दूरी है। हाँ, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। सदिश है, आदेश है भैया? सदिश या आदेश? सदिश राशि है सर, सदिश राशि है। विस्थापन पूरा सदिश में हम पढ़ चुके हैं, याद कर। दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम की ओर, अंतिम
की ओर। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक, मात्रक इसका मात्रक अलग होगा क्या? मात्रक अलग होगा सर, है तो न्यूनतम दूरी। मात्रक इसका भी सेम, चाहे मीटर ले लो, चाहे किलोमीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, किसी को कोई दिक्कत इन दोनों डेफिनेशन में नहीं। कॉपी करें, कॉपी करें भाई। मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, तेरी इच्छा हो जो मीटर ले भाई, है ना। और इतना भी गधा तो नहीं होगा कोई, समझ ही गया होगा बात को कि कब कौन सा मात्रक हमें यूज करना है। लिखा हुआ है बेटा, डायरेक्शन लिख दिया है। मतलब यहां से चला है तो तेरा सदिश ऐसा बनेगा। कहां से चला? यहां से, तो तेरे विस्थापन की दिशा ये रही, ये रही विस्थापन की दिशा। बढ़िया से देख ले, और दिशा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है भाई। बैक स्लाइड में क्या था भाई ऐसा? हाँ, चलो लिखो, लिखना स्टार्ट करो दोस्त। हो गया? देखो मेरी क्लास में आओ ना दोस्त, ज्यादा टेंशन लेके नहीं आना है, मस्ती के साथ पढ़ना है। सिलेबस एकदम टाइम पे होगा, उसका भी आपको कोई लोड नहीं लेना है। स्पीड कम ज्यादा समझ में आना चाहिए भाई, वो पहली प्रायोरिटी अपनी रहेगी दोस्त। एकदम मस्ती के साथ पढ़े, एकदम लाइट मूड में, लाइट मूड में पढ़े, एकदम मस्त होकर, ज्यादा चीजें समझ के जाओगे। मूड खराब करके पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा भाई। नोटेड? नोट्स बनाने हैं, सबको बनाने हैं भाई। जो पुराना बच्चा है उसको भी बनाना है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो क्या करोगे फिर दोस्त। आप अगर ज्यादा सजा सजा के नहीं बना सकते तो रफली बना लो, पर बनाओ भाई, है ना। उससे क्या है कि कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी आपकी दोस्त। करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, पर आज नहीं दोस्त। समझ आ जाता है क्वेश्चन नहीं होते, प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्त। तुझे समझ आ जाता है क्वेश्चन नहीं होते, सबसे पहले क्लास नोट्स के क्वेश्चन, उसके तो सारे सॉल्यूशन तेरे पास मेरे खुद के हैं, वो सारे कर पहले। जब तक उन पे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए वो सारे कर ले। कॉन्फिडेंस आ जाए फिर डीपीपी पे स्विच हो जा। डीपीपी में तुझे नए क्वेश्चन मिलेंगे, अरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो डीपीपी तेरे को कॉन्फिडेंस देगी किसका, कि तू टेस्ट में क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए डीपीपी जरूरी है। तो तेरे से अगर क्वेश्चन नहीं बनते, तुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। चाहे तू मान ले क्लास में जो 400 क्वेश्चन कराए तुम्हें, वही क्वेश्चन तू बार बार कर, या 200 क्वेश्चन जो तुझे कराए वही बार बार कर। जिन क्वेश्चन में डाउट उनको बार बार कर भाई। हो गया?
हो गया क्या? हाँ या ना? डायग्राम आपकी इच्छा है, बनाना चाहो तो, नहीं बनाना चाहो तब भी आपकी इच्छा है। डायग्राम आपकी इच्छा है, नहीं बनते क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, दूरी ऋणात्मक हो सकती है क्या? छोटी छोटी बातें। दूरी ऋणात्मक हो सकती हैं या नहीं हो सकती? क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? छोटे छोटे पॉइंट है। क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है? क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है? क्या दूरी ऋणात्मक हो सकती है? नहीं। क्या दूरी घट सकती है? दूसरा, क्या दूरी घट सकती है? क्या दूरी घट सकती है क्या? क्या दूरी घट सकती है? नहीं। ठीक है। क्या विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है? विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है? अरे बोलता जा, छोटी छोटी बातें। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट यस। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या बताएगा? दिशा को। डिस्प्लेसमेंट ऋणात्मक हो सकता है, हाँ हाँ। नेगेटिव चिन्ह दिशा को बताता है, दिशा को बताता है। चौथा पॉइंट, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? क्या विस्थापन शून्य हो सकता है? अरे बोलता जा। क्या विस्थापन 0 हो सकता है? हाँ, घर से निकलो वापस घर ही आ जाओ तो आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन समान है, तो विस्थापन तो 0 हो सकता है। दूरी 0 थोड़ी होगी। स्कूटी लेके निकला, आगे चला 5 किलोमीटर, वापस उसी रास्ते से लौट के आ गया 5 किलोमीटर। क्या स्कूटी का जो ओडोमीटर है वो 0 किलोमीटर बताएगा क्या? 5 किलोमीटर आगे गया, 5 किलोमीटर वापस आया, 0 किलोमीटर बताता है कि 10 बताता है? 10। वो क्या नापता है? दूरी, विस्थापन नहीं नापता वो। गाड़ी, स्कूटी, कार का जो मीटर है वो क्या नापता है? दूरी का मापन करता है। क्या मापन करता है? दूरी का। किसका मापन करता है? दूरी का। क्या बात समझ आई है? गाड़ी का जो ओडोमीटर है वो चाल का मापन करता है, वेग का मापन नहीं करता। दूरी का मापन करेगा तो दूरी से चाल आती है, बात कर लेंगे उसकी। विस्थापन शून्य हो सकता है, हाँ हो सकता है। लिख ले भाई। लिख ले, छोटी छोटी बातें। लिख लिया क्या? नोटेड है? अच्छा, लिख लिया? अरे बोले, क्या हो गया मामा? बेटे, क्या दूरी बराबर विस्थापन, क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते? सही गलत? क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते? क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं? क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं?
क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं? क्या दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं? गलत। दूरी बराबर हो सकती है विस्थापन का परिमाण। विस्थापन का परिमाण। बेटे बहुत अंतर है दोनों में। दूरी विस्थापन बराबर नहीं होते। दूरी विस्थापन के परिमाण के बराबर हो सकती है, क्योंकि विस्थापन का जो परिमाण है वो न्यूनतम दूरी के बराबर है। क्योंकि विस्थापन का परिमाण बराबर न्यूनतम दूरी हो सकता है, न्यूनतम दूरी होता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? हाँ या ना? हाँ या ना? यस और नो? मतलब अगर मुझे यह लिखना है तो क्या लिखूंगा? दूरी बराबर मोड ऑफ विस्थापन। मोड का मतलब विस्थापन का परिमाण हो सकता है। हमेशा होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है साहब, सीखता चलना, बहुत छोटी छोटी बातें है दोस्त, सीखता चलना, बहुत छोटी छोटी बातें है। क्या दूरी ग्रेटर देन विस्थापन का परिमाण? क्या दूरी ग्रेटर देन विस्थापन का परिमाण? हाँ या ना? क्या दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी हो सकती है? यस, बड़ी तो हो ही सकती है, छोटी नहीं हो सकती। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन का परिमाण? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ या ना? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे लिख दे, स्टार लगा लगा के, स्टार लगा लगा के लिख दे भाई। दूरी तो बड़ी हो ही सकती है ना भाई, बराबर हो सकती है परिमाण के, पर बड़ी तो होती है ना। लिख दे भैया, लिख दे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी, मैंने कहा बहुत छोटी, एकदम छोटी छोटी बातें। दूरी विस्थापन के परिमाण से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि विस्थापन तो खुद न्यूनतम दूरी है, तो विस्थापन से छोटी दूरी तो है ही नहीं। लिख ले, लिख ले रे बेटे, लिख ले। मेरी बात, एक बात और ध्यान से सुनना, अगर आपको ये पूरा समझ आएगा, सरल रेखा में गति पूरा बढ़िया से तैयार कर लोगे, तो गुरुत्व के अधीन गति आपको मेरे से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रक्षेप्य गति यानी कि समतल में गति, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बढ़िया से करना, मैं फिर कह रहा हूं, मतलब आपको ऐसा लगेगा सब कुछ आपको आता है। इसमें बढ़िया मेहनत कर लेना, ये सारी चीजें क्लास की क्लास में याद कर लेना, क्वेश्चन अगर आपको होमवर्क दिए साथ के साथ कर लेना, कतई मक्कारी मत करना। जरा सी भी आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही पूरे चैप्टर को बर्बाद कर देगी। कतई लापरवाही नहीं करनी है, बहुत आराम से चल रहे हैं, एकदम धीरे धीरे, एंड बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्त, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बस शर्त है कि उस बूंद के नीचे घड़ा होना चाहिए, तो ही घड़ा भरता है। भाई ये तो सबको पता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, पर उस बूंद के नीचे घड़ा होगा तभी तो भरेगा। तो बूंदे आ रही हैं, अपने आप को घड़ा बना लो और हर बूंद को समेट लो, तो चैप्टर अपने आप आपके काबू में आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। मैं आपसे कहूं कि दूरी बटा विस्थापन, दूरी और विस्थापन के परिमाण का जो अनुपात है क्या होगा?
क्वेश्चन ही लिख देता हूं, दूरी व विस्थापन के परिमाण का अनुपात क्या होगा? चल रे चल, जल्दी कर, क्या होगा? पूरा बोलना है बेटा, एक से काम नहीं चलेगा। अभी अभी सिखाया दोस्त। क्या दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन का परिमाण? अब यहां परिमाण लिखा है तो बार बार यहां लगाने की जरूरत नहीं है। उसने पूछा है दूरी विस्थापन के परिमाण का अनुपात, तुम्हें ये परिमाण ही लिख रहा हूंगा, बार बार मोड लगाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ अंडरस्टैंड है भाई। तू नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है कि सर आपने तो मोड लगाया ही नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हमें सॉल्यूशन करना होता है। क्या उसने परिमाण की बात करी है तो इसका मतलब हम परिमाण ही लिख रहे होंगे। तो क्या मैं दूरी का भाग दे दूं या विस्थापन का? दूरी व विस्थापन के परिमाण, यानी कि विस्थापन का भाग देना पड़ेगा। तो यहां मैंने विस्थापन का भाग दिया, यहां भी विस्थापन का भाग दिया, तो दूरी बटा विस्थापन क्या आया बेटे? ग्रेटर देन, ये तो 1 हो गया, 1 नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्लियर है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कॉपी करें, कॉपी करे भाई। हो गया? हो गया क्या? बहुत छोटी छोटी बातें है दोस्त, बहुत छोटी छोटी बातें। अच्छा सर, मैंने कहा अब कुछ इसकी थ्योरेटिकल बातें हैं, ये हर साल करवाता हूं वैसे मैं। तो गोल्डन की पॉइंट बोलते हैं इनको भाई। वैसे ये सब पढ़ा चुका हूं भाई मैं, ये जितनी भी चीजें यहां लिख रही है ना, ये सब पढ़ा दिया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी पथ पर निर्भर करती है जबकि विस्थापन पथ पे निर्भर नहीं करता, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति पे निर्भर करता है। गतिशील वस्तु के लिए दूरी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती। कोई गतिशील वस्तु है तो उसके लिए दूरी ना 0 हो सकती ना ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक 0 हो सकता है। दो निश्चित बिंदुओं के मध्य अनंत दूरियां संभव हैं। कोई भी दो बिंदुओं के बीच में कितनी भी दूरियां हो सकती है, कितनी भी, अनंत हो सकती है। हाँ या ना? क्या कहानी एकदम क्लियर? इसके बाद दो दिए गए बिंदुओं के मध्य विस्थापन केवल एक मान होगा। दो बिंदुओं के बीच में विस्थापन एक ही होगा। यदि गति दिशा में परिवर्तन के बिना सरल रेखा में है तो, यदि गति, इसने यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, दिशा में परिवर्तन किए बिना सरल रेखा में है तो दूरी विस्थापन का परिमाण, यहां पे बराबर लिखा हुआ है, दूरी बराबर विस्थापन का परिमाण या विस्थापन का परिमाण, अन्यथा दूरी बराबर, इस वाली लाइन को क्रॉस कर लो, इसमें नहीं लिखी, मैंने लिखा दिया तुम्हें पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हटा दो, टाइपिंग मिस्टेक था। अगर सरल रेखा में गति है, मेरी बात सुन, किसमें है? सरल रेखा में गति है, सीधी रेखा में गति कर रहा है, गति और दिशा में परिवर्तन नहीं कर रहा, तो भाई साहब दूरी और विस्थापन का परिमाण हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। सीधी रेखा में गति करेगा तो दूरी और विस्थापन का परिमाण क्या रहेगा? बराबर। वो लिखा हुआ था, विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर या कम हो सकता है, ये पूरा लिखा चुका हूं, लेकिन दूरी से कभी अधिक नहीं होगा, दूरी से अधिक नहीं हो सकता है। क्या ये सारी बातें हम लिख चुके हैं? गोल्डन की पॉइंट आपको लिखना है क्या? लिखना है, बिल्कुल लिखना है, बिल्कुल लिखना है भाई, बिल्कुल लिखना है। वैसे तो मैं सारे लिखा चुका हूं, पर अगर आप नहीं लिखो, मेरी बात सुनो, नहीं भी लिखो तब भी चलेगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा
आप नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मैं लिखवा चुका हूं, एक एक पॉइंट में लिखवा चुका हूं जितना भी यहां पर लिखा, ऐसा नहीं है कि लिख के ले आया तो। पर आप कभी मान लो डीपीपी या पीडीएफ पढ़ रहे हो तो पीडीएफ से आप याद कर सकते हो, मतलब देख सकते हो एक बार। मुझे नहीं लगता इनको लिखने की जरूरत, इसको लिखने की जरूरत है क्या? कोई लिखना होगा तो मैं बता दूंगा, ये सारे पॉइंट में लिखा चुका हूँ, ये मैं लिखा चुका हूँ, ये भी लिखा चुका हूँ, सारी चीज जो लिखा चुका हूँ उसको बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है दोस्त। ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, सब लिख चुके हैं। ये क्या मैं सारी बातें पहले लिखा चुका हूं? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ लिखे, यहाँ पे पढ़ने के बाद में बता रहा हूं कि भाई ये लिखना है, ये नहीं लिखना है। नहीं जरूरत है लिखने की भाई। आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नहीं जरूरत है, इसको तो नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है भाई, सब लिख चुके हैं ये। आओ करें कुछ क्वेश्चन, करें भाई, हाँ कि ना? करो सर। चलो, एक बिंदु है यहां पर ए, हाँ ये प्रारंभिक स्थिति है, यहां से ये इधर चलता है 3 मीटर, फिर उसके बाद यहां जाता है ये 4 मीटर, ये बी, और यहां रुक जाता है, ये अंतिम स्थिति। ठीक है सर। तो आपको ये बताना है बेटा कि क्या दूरी बताए, क्या बताए? दूरी। चल रहे, दूरी बता, दूरी बता भाई, कितनी होगी दूरी? दूरी होगी सर 7 मीटर, 3 और 4 रास्ते की कुल लंबाई। विस्थापन बता बेटा, विस्थापन बता बेटा, विस्थापन। सर क्या लल्लू सवाल कराया आपने सर, मतलब पूछो मत सर आप। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, हाँ सर बहुत लल्लू सवाल है सर। हाँ चल बता ना, विस्थापन बता फिर। विस्थापन कैसे बताएंगे सर? मैंने कहा विस्थापन ये रहा सर, ये तो पाइथागोरस लगेगी, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट 5। मजा आया क्या? हाँ मजा आ गया सर। विस्थापन क्या, कुछ गधे विस्थापन नहीं निकाल पा रहे, कह रहे 1, 4 - 3 कर रहे हैं, गधों को कौन समझाएगा? अरे इन एक वालों को भाई साहब, मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन तो भाई सब कर देंगे, मैंने इसलिए बोला ये लल्लू है। एक वाले भी हैं भाई, कह रहे 4 - 1, 4 - 3 1 है सर विस्थापन। प्रभु रहम कर लो, आप कहो चरण धोने आ जाऊं, आत्मा तृप्त हो जाएगी भाई। अरे मैं ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा? ये तो बताओ, धरती पे ठीक है चल जाएगा, ऊपर भी जवाब देना है मुझे। यार मतलब ये तो अनएक्सपेक्टेड था भाई, कोई एक भी जवाब दे सकता है भाई, एक भी जवाब दे सकता है। वाह दोस्त वाह, ये अलग ही लेवल के बंदे हैं भाई। ये आधे केले वाले हैं भाई, भाई समझ जाओ कहीं पे कुछ कांड कर रखा है भाई। कोई मेरे बारे में कुछ बोलता भी है ना, इधर उधर कमेंट देखता हूं कि ये मास्टर को तो पढ़ाना नहीं आता, ये क्वेश्चन ही नहीं कराता क्लास में, या ये थ्योरी नहीं लिखाता है, ऐसे में कॉमन कमेंट्स बता रहा हूं मेरे लिए। मैं समझ जाता हूं कि ये आधे केले वाले हैं। अब मैं कमेंट नहीं कर सकता भाई वहां, क्योंकि आधा केला सबको समझ नहीं आएगा, कुछ लोग अलग ही लेवल का समझ ले कि आधे केले का मतलब तो कुछ और है। आधा केला तुम जानते हो, जो मेरे से पढ़े वो जानते हैं कि आधे केले वाले कौन है। पता चले कुछ अलग ही समझ लिया है कि आधे केले का मतलब तो कुछ और है भाई साहब, हैं? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छा करते, थोड़ा अच्छा करते। चलो ये करो देखें। एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक्स अक्ष के अनुदेश 20,0 पर जाता है और फिर उसी रेखा पर स्थित -20,0 पर लौट आता है। एक तो दूरी बतानी है और एक विस्थापन बताना है। सारे बच्चे करेंगे, गलती मत करना भाई।
नहीं कह सकता भाई, टीचर नहीं कह सकता, मैं तो जवाब भी नहीं देता भाई, देख लेता हूं और ठीक है। अब उससे फर्क भी नहीं पड़ता दोस्त, कोई गलत कमेंट करता है तब भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक है कह लेने दे। हैं? दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है भाई, हैं? मेरे बारे में कुछ गलत कमेंट भी कर लिया, कितने दिन याद रहेगा? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना? देश में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, लोग 1 महीने बाद सब भूल जाते हैं, फिर नया आ जाता है कुछ। चलो भाई करते हैं। ये इधर प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स। एक कण मूल बिंदु से चलता है, मूल बिंदु मतलब 0 से, ये प्रारंभिक स्थिति है, जहां से चलेगा वो क्या है बेटा? प्रारंभिक स्थिति। यहां से चलता है, यहां पर कहीं पर 20,0 होगा, 20 मीटर इधर होगा, और फिर लौटकर यहां पर -20 होगा। मतलब ये यहां से चलता है और ये अंतिम स्थिति है, -20 क्या है? 0, अंतिम स्थिति। ठीक है सर। अब कैसे चला? चलकर 20,0 यानी कि ऐसे चला, फिर यहां से लौटकर वापस इसी रेखा में यहां आ गया, ऐसे ही चला। हाँ सर। तो दूरी क्या होगी भाई? कि सर देखो, यहां से यहां चला 20 मीटर, यहां से आया 20 मीटर, नहीं आया? अरे आया क्या? और फिर यहां से यहां आया कितना? 20 मीटर और। अरे बोल ना, दूरी तो रास्ते की कुल लंबाई है। तो 20 20 40 और ये 60। अच्छा विस्थापन क्या होगा? विस्थापन 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 क्या होगा? विस्थापन बोला है कि विस्थापन का परिमाण बोला है? विस्थापन बोला है सर, विस्थापन बोला है सर। तो -20 दूं या प्लस का 20 दूं? अगर वो विस्थापन का परिमाण पूछता तो 20 मीटर। भाई इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी क्या है साहब? इन दोनों के बीच की दूरी है 20 मीटर, प्रारंभिक और अंतिम। अगर उसने विस्थापन बोला है और मैं लिखता हूं -20 मीटर, सुनना दोस्त, मैंने -20 मीटर लिखा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? दिशा को, क्योंकि मैं गधा नहीं हूं, तू गधा नहीं है। किसी बालक ने कहा कि साहब मैंने तो 20 मीटर ही लिखा है, इसका मतलब उस बालक को यह समझ आता है कि उसने सिर्फ परिमाण लिखा है। क्या लिखा है? परिमाण लिखा है। अरे हाँ या ना? मान ले मैंने -20 लिख दिया, एक ने +20 लिख दिया, क्या हम दोनों को बढ़िया से समझ आता है कि हमने क्या लिखा है? तो हमें सदिश राशि में माइनस प्लस को देख के घबराना नहीं है, गधों की तरह बातें नहीं करनी है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? दिशा को, दिशा को बताता है। कॉपी कर ले, परिमाण तो इसका 20 ही है। कभी भी किसी सदिश राशि का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है, सदिश राशि का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता बेटा, सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ दिशा को बताता है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओए पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए। डन है? बहुत बढ़िया। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। चित्रानुसार एक कार डी की ओर ओ ए बी सी डी पथ के अनुदिश गति करती है, दूरी बताएं और विस्थापन बताएं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, चलो 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 करें। दूरी 8 4 12 16 17 मीटर,
एकदम सही है। दूरी है बेटे 17 मीटर। ये बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। विस्थापन, अरे सर क्या बात कर दी। विस्थापन ये रहा, ये विस्थापन है लाल वाला। तो मुझे बता लाडले, इसको कैलकुलेट कैसे करेगा? गणित से। इसको कैलकुलेट कैसे करेगा? गणित से। क्या ये दूरी मेरे को पता है क्या? हाँ, मुझे बता ये दूरी कितनी है। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, इतनी गणित आती है। ये 4 है, ये टोटल 8 है, तो क्या ये 4 मीटर आएगा? 4 किलोमीटर। और ये 4 है, तो ये क्या 3 आएगा? ये तो समकोण त्रिभुज बन गया रे। हाँ, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, 16 प्लस का 9, अरे रूट का 25, अरे 5 होता है। चलो चिपकाओ, छापो। ये क्या लिखा मैंने यहाँ? एम क्यों लिखा? ओहो, ओहो, छापो। चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए, ला 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 ला। ला 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 ला। नोटेड है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, एक व्रत है, ठीक है साहब, जिसकी त्रिज्या कितनी है रे? 5 मीटर है सर। जिसकी त्रिज्या क्या है बेटे? 5 मीटर है। हाँ, डायग्राम साथ साथ बना ले दोस्त, अच्छा रहेगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया। 5 मीटर त्रिज्या का एक व्रत है। एक चक्कर में, अच्छा तू आर मान ले भाई, इसको आर के रूप में भी निकाले। तय दूरी, चल 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 जल्दी बोल। पहला क्वेश्चन, एक चक्कर में तय दूरी। चल रहे बेटे, कितना आंसर? एक चक्कर में तय दूरी क्या आएगी भैया? तय दूरी और विस्थापन बता। इतना पतला कैसे चल रहा है? एक चक्कर में तय दूरी, क्या 2 पाई आर आएगा? यस, क्या आएगा? 2 पाई आर। आर में ही निकालते सारे आंसर, इसको छोड़ दे, 5 मीटर छोड़ दे। विस्थापन क्या होगा? 0। एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 पाई आर परिधि के बराबर। गधों की तरह जवाब मत दे, 5 को छोड़ दे, आर में निकालते, डाटा कुछ भी हो सकता है। विस्थापन 0। अच्छा मुझे बता, n चक्कर में तय दूरी, n चक्कर में तय दूरी,
ये बता। n चक्कर में, एक चक्कर में तो 2 पाई आर है परिधि के बराबर, n चक्कर में तय दूरी। क्या मैं इधर भी n और इधर भी n से गुणा करूंगा तो 2 पाई आर n हो जाएगा। कोई 10 चक्कर का पूछ ले, कोई 20 का पूछ ले, 40 का पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, विस्थापन तो वही होगा। n चक्कर में विस्थापन, विस्थापन तो अभी भी 0 होगा। विस्थापन क्यों 0 होगा? क्योंकि जहां से चलेगा वापस वहीं आ जाएगा। n चक्कर में विस्थापन तो 0 ही आएगा, हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। आपसे मैं कहूं कि क्या ए से बी तक तय दूरी बताओ। चलो तीसरा क्वेश्चन, चौथा, ए से बी तक विस्थापन। जल्दी कर रे, जल्दी कर, यहां से यहां जाएगा। हाँ बता दूरी कितनी? सर ये तो 1/4 चक्कर है। मैंने कहा हाँ 1/4 चक्कर है। चक्कर का 1/4 है। बोल कैसे निकालू? एक बात बता, ये यहां से यहां आएगा आधा चक्कर, यहां से यहां पूरा चक्कर, यहां से यहां 1/4 चक्कर। क्या ये 1/4 चक्कर की दूरी है? हाँ। तो n चक्कर में दूरी कितनी है? 2 पाई आर। तो n का मान कितना है? 1/4 चक्कर। खत्म हो गया। कर दूं? क्या 2 पाई आर का 1/4 होगा, हाँ या ना? पाई आर बाई 2 आ रहा है क्या? पाई आर बाई 2। ए से बे तक विस्थापन बता। ए से बे तक विस्थापन, अरे बोलता जा दोस्त। सर ये भी आर, ओहो ये भी आर, तो विस्थापन कैसे बनाएगा दोस्त? ऐसे बनाऊंगा सर, ये रहा विस्थापन ए से बी तक, समकोण त्रिभुज। सर आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर का रूट √2r, हाँ या ना? पांचवा क्वेश्चन, आधे चक्कर में तय दूरी, आधे चक्कर में तय दूरी, जल्दी करना। छठा क्वेश्चन, आधे चक्कर में तय विस्थापन, आधे चक्कर में तय विस्थापन, आधे चक्कर में विस्थापन क्या तय विस्थापन? आधे चक्कर में क्या पाई आर आ रहा है? यहां आ गया होगा आधे चक्कर में, तो विस्थापन क्या 2r आ रहा है? पाई आर और 2r। आधे चक्कर में यहां से आएगा तो यहां से यहां तक व्यास के बराबर 2r, आधे चक्कर में क्या? पाई आर, हाँ या ना? क्लियर है? छाप ले भैया, सारे क्वेश्चन है। आधी परिधि के बराबर आधे चक्कर में क्या है? वहां क्या लोड ले रहा है? कॉपी कर, कॉपी करने में ध्यान दे अब। अरे बाबू क्या हो गया बाबू? कमर दुखे बाबू, कोनो इलाज बता दो बाबू। बाबू, बाबू ने खूब मारा इसलिए कमर दुख रही है बाबू की। बाबू क्या इलाज बताएगा? कॉपी करो तुम। जीरो कैसे आया? कहां आया रे जीरो भाई? वो रहा। पूरा चक्कर करेगा तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम हो जाएगी, जहां से ए से चलेगा ए पर आ जाएगा ना। अब चाहे तो एक चक्कर काट या 2 चक्कर काट, 2 चक्कर पूरे करेगा तो क्या ए से निकलेगा वापस ए पर आएगा, तो
विस्थापन क्या होगा? 0। कॉपी हो गया। ए से बी तक का विस्थापन देख ले भाई, पाइथागोरस लगा दे, समकोण त्रिभुज बन रहा है। कहीं दिक्कत है भाई, छाप लियो कहीं। अरे आधे चक्कर में यहां से चलेगा तो आधे चक्कर में आधी परिधि के बराबर दूरी होगी ना। आधी परिधि कितना? पाई आर। 9th क्लास में क्वेश्चन कर लेता है बच्चा ये भाई, क्या कर रहा है दोस्त। और तुझे इससे समझ नहीं आया, एन का मान आधा डाल दे, अपने आप आ जाएगा। मैंने तेरे को समझा दिया। एन चक्कर में तय की गई दूरी कितनी? 2 पाई आर एन। आधे चक्कर में आधा डाल दे, वहां पे पाई आर आ जाएगा। मेरे से 3/4 चक्कर की भी पूछ लेगा ना, तब भी मैं निकाल लूंगा। ले एक और ले, 3/4 चक्कर में तय दूरी क्या करूंगा? 2 पाई आर और ये 3/4, तो 3/2 पाई आर। आसान है भाई। काई करे भैया, मैं कह रहा हूं बेटा तुझे मेरा श्राप लगेगा। कौन सा वाला सर? ब्याह होने के बाद तारी लुगाई घनी मारे तने भाई फिर। लुगाई बहुत कूटेगी तेरे को। मुझे परेशान करेगा तो। श्राप ऐसा वैसा देता ही नहीं हो कि भाई तेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिलेक्शन होगा इसीलिए पढ़ा रहे हैं, वो तो कभी श्राप लगेगा ही नहीं ऐसा। तो श्राप दूसरे भी तो दिए जा सकते हैं। लुगाई का दुख। ब्याह होने के बाद समझ आएगा तुझे बेटा, अभी नहीं आएगा। एक और, ये कमाल का क्वेश्चन है भाई। अगर ये आपने कर लिया भाई तो मजा ही आ जाएगा। एक खुले मैदान में मोटरसाइकिल एक ऐसे पथ के अनुदिश गति करता है कि प्रत्येक 500 मीटर के पश्चात 60 डिग्री के कोण से घूमता है। तीसरे, छठे, 8वें मोड़ पर चालक का विस्थापन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति के लिए चालक के द्वारा तय किए गए कुल पथ से विस्थापन के परिमाण की तुलना करिए। होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि बेटा इस एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है, समय लगेगा। तो एक बार अगर तुम खुद ट्राई करोगे और फिर मैं कराऊंगा तो तुम्हें 200% समझ आएगा। और अगर तुम्हें बिना ट्राई करे मैंने करा दिया तो तुम कहोगे सर प्राण पखेरु उड़ गए, पता नहीं क्या पढ़ाता है, कुछ समझ नहीं आता है। खुद का ही रिवीजन करके चला जाता है ना दोस्त। तो ऐसी स्थिति में हमें नहीं आना है। एक ये क्वेश्चन भी है, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, टेंशन मत ले। एक ये वाला क्वेश्चन भी है, एक ये वाला क्वेश्चन भी है। कुछ क्वेश्चन ही दूंगा, दूरी विस्थापन के ही हैं होमवर्क में। ये तो तू अभी कर सकता है खैर, कि इसको तो क्या होमवर्क दूं। 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्ताकार पथ में गतिशील है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है। 40 मीटर की इसकी त्रिज्या है। चल बता दे भाई, त्रिज्या कितनी है? 40 मीटर। ये कह रहा है दूरी, दूरी इसकी आधे परिधि के बराबर यानी कि पाई आर। हाँ या ना? इसको तो क्या होमवर्क दूं? अब जो लल्लू लाल है उसमें तो क्या दूं? 40 पाई
विस्थापन 2r, चलो बहुत है आज के लिए इतना। उम्मीद है मजा आया होगा आज के सेशन में आप सभी को। बोलो हाँ या ना। सुनो, अब होमवर्क आपका सिर्फ इतना सा है, यूनिट एंड डायमेंशन का ही होमवर्क है। इसका कोई होमवर्क नहीं, ना इसके आज कोई डीपीपी लगाई है। जो होमवर्क क्वेश्चन है 3-4 दिए वो कर लेना। यूनिट डायमेंशन जेई पीवाईक्यू एंड नीट पीवाईक्यू आज ही ट्राई करने हैं, आज सारे ट्राई करने हैं। मतलब आज नीट और जेई के पीवाईक्यू ट्राई करे बिना सोना मत, भले ही गलत करना पर करना। अगर तो इसके बिना सो गया तो मेरा श्राप तुझे पता है क्या है? हाँ, शादी करने से पहले डरेगा बेटा। एक बार तेरे ब्याह की बात भी चल रही होगी ना, उससे पहले तुझे डर लग रहा होगा कि लड़की देखने जाऊं कि नहीं जाऊं। और गलती से लड़की देखने आ गई तो कमरे के बाहर नहीं निकलेगा तू दोस्त। आज ही ट्राई करने हैं, आज ही, मतलब आज ही भाई। कल कंप्लीट ट्राई करके शाम को मोस्ट प्रोबेबली हम इनका सॉल्यूशन देख रहे होंगे। सुबह तो क्लास एज इट इज चलेगी।